नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी हिंदी सुलभ भारती की दूसरी कविता फूल और कांटे पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय और उनका उपनाम है हरिऔध। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 1865 में हुआ और इनकी मृत्यु 1947 में हुई। प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है, मतलब महत्वपूर्ण स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। यहाँ पर विचार मंथन के तौर पर हमें एक वाक्य दिया है, भूल कर भी न करे भूल, बने फूल नहीं शूल। भूल यानी गलती और शूल यानी कांटा। इस वाक्य के ऊपर हमें विचार मंथन करने के लिए यहाँ पे ये वाक्य दिया है। अब हम काव्य पंक्तियों में पहला पद देखते हैं कविता का। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। इसका मतलब है कि फूल और कांटे दोनों एक ही स्थान पे, जगह यानी स्थान, एक ही जगह पर जन्म लेते हैं और एक ही पौधा उनका पालन पोषण करता है, उन्हें पालता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। रात में जो प्यारा चंद्रमा होता है, जो चमकता है आकाश में, वो भी अपनी चांदनी दोनों पर समान रूप से बिखेरता है, फैलाता है। दूसरे पद में कवि कहते हैं, मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही। मेह अर्थात बादल। बादल जब बरसता है तो वो फूल और कांटे दोनों पर एक समान रूप से बरसता है, और जो हवाएं होती हैं वो भी इन दोनों पर एक ही तरीके से बहती है, समान रूप से वह बहती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, सदा यानी हमेशा, पर हमेशा हम ये देखते हैं कि ढंग उनके एक से होते नहीं। देखिए, एक ही पौधे पर फूल और कांटे का जन्म होता है, एक ही पौधा उन्हें पालता है, चांद भी उनको समान रूप से चांदनी देता है, और जो बादल होता है वो भी अपनी बारिश की बूंदें उन पर एक समान रूप से डालता है, हवाएं भी समान रूप से उन पर बहती है। लेकिन फिर भी उनका जो ढंग होता है, मतलब उनका जो बर्ताव होता है, व्यवहार होता है फूल और कांटे का, वो एक सा होता नहीं है। तीसरे पद में देखिए, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। जो कांटा होता है वो अगर हमारी उंगली उस पर लग जाए तो वो हमारी उंगली से खून निकाल देता है, हमारी उंगलियों को घायल कर देता है। फाड़ देता है किसी का वर वसन। वर यानी कि बहुत ही सुंदर, श्रेष्ठ, और वसन यानी कि कपड़े या वस्त्र। कांटे के पास से अगर कोई वस्त्र जाता है तो वो क्या कर देता है, कांटा उस सुंदर से वस्त्र को भी वो फाड़ देता है, हमारी उंगलियों को भी उंगलियों से भी वो खून निकालता है और सुंदर कपड़े को भी वो फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर।
जो प्यारी सी तितलियां होती हैं, उनके जो पर होते हैं, पर यानी कि पंख, वो भी कांटे उनको क्या करते हैं, तितलियों के पर को कतर देते हैं यानी कि काट डालते हैं। भौर, भौर का है वेद देता शामतन। भौर यानी भौरा। जो भौरा होता है वो भी जब कांटे के पास जाता है तो उसका जो शाम तन होता है, शाम यानी कि सांवला या काला, तन यानी शरीर, वेद देना यानी कि घायल करना, तो वो भौरे का भी जो सांवला या काला तन होता है, शरीर होता है, उसको भी घायल कर देता है। चौथे पद में देखिए, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। जहां पर तीसरे पद में कवि ने हमें कांटे का व्यवहार बताया है, उसी दूसरी ओर फूल का व्यवहार कैसा है, इसका वर्णन हमें चौथे पद में कवि ने बताया है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, जो फूल होते हैं वो तितलियों को अपनी गोद में लेते हैं, अपने पास में लेते हैं। भौर को अपना अनूठा रस पिला, और जो भौरे होते हैं उनको अपना जो निराला, अनूठा यानी निराला, मधुर, वो जो रस होता है फूल, वो अपने इन भौरों को अपना मधुर या मीठा, अनूठा ऐसा रस वो पिलाते हैं। निज सुगंध और निराले रंग से, यहाँ पे औ यानी कि ये संक्षिप्त रूप दिया गया है। औ का यहाँ पे मतलब है और। निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। निज यानी कि हमेशा ही जो फूल होते हैं वो अपनी सुगंध यानी कि खुशबू से और आकर्षित रंग के द्वारा हमारी जी की जो कली होती है वो खिला देते हैं। यहाँ पर ये मुहावरा है, जी की कली खिलना मतलब खुश होना, प्रसन्न होना। तो फूल जो होते हैं वो तितलियों को अपनी गोद में लेते हैं, भौरे को अपना मीठा रस पिलाते हैं और हमेशा ही अपनी सुगंध और सुंदर रंगों से हमारी जी को यानी कि हमारे मन को प्रसन्न कर देते हैं, खुश कर देते हैं। और पांचवा पद जो है उसमें कवि कह रहे हैं, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सूर शीस पर। है खटकता, खटकता मतलब चुभता है। एक जो मतलब जो कांटा होता है वो सबकी आंख में क्या होता है, खटकता है, चुभता है। और दूसरा मतलब जो फूल होता है वो सोहता मतलब शोभा देता है। सूर यानी कि देवता और शीस माने शीश या मस्तक। जो सूर शीस पर सोहता है वो है फूल, मतलब देवताओं के सिर पर जब हम फूलों को अर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं, तो वह शोभा देता है। देखिए, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। मतलब भले ही हमारा जन्म बहुत ही बड़े कुल में हुआ हो, बड़े खानदान में, कुल यानी कि हमारा जो खानदान है, वो भगवान ने हमें भले ही बड़े से बहुत ही उच्च ऐसे खानदान में, बहुत ही अच्छे वाले खानदान में, कुल में हमें जन्म दिया है, लेकिन अगर हमारा बड़प्पन नहीं हो, हमें हमारे जीवन में बड़प्पन की कसर हो, कसर यानी कि कमी, कमतरता, अगर हमारे बर्ताव में हमारे कर्म अगर अच्छे नहीं है, बड़े नहीं है, किसी के साथ हमारा बर्ताव अगर ठीक ढंग से नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। मतलब उस बड़े कुल में जन्म लेने के बावजूद कोई अर्थ नहीं होता। यहाँ पर हमें कुछ रिक्त पंक्तियां दी है और ऊपर कहा है मैंने समझा। मतलब इस कविता से हमें क्या समझ में आया, हमें क्या सीख मिली है, या क्या संदेश हमको इस कविता द्वारा कवि ने दिया है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अब आप ही
सोचिए कि इस कविता से हमें क्या समझ में आया कि हर स्थिति में हमें मुस्कुराना चाहिए, हमेशा जीवन में दूसरों से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। फूल और कांटे जिस तरह एक ही जगह में और दोनों ने एक ही समान रूप से संस्कार पाए हैं, लेकिन फिर भी उनका व्यवहार, उनका बर्ताव भिन्न है, अलग है। तो हमें फूल की तरह अपना जीवन बिताना है या कांटे की तरह हमारा व्यवहार होना चाहिए, ये आप ही सोचिए और यहाँ पर अपने विचार लिखिए। उसके बाद शब्द वाटिका में इस कविता में आए हुए नए शब्द और उनके अर्थ हमें दिए गए हैं। जैसे कि मेह का मतलब बादल, वर यानी श्रेष्ठ या सुंदर, वसन वस्त्र, वेदना घायल करना, भौर भंवरा, जी मन, सोहना शोभा देना, शीस यानी सिर। और इस कविता में जो मुहावरा आया है वो भी हमें यहाँ पे दिया है, जी की कली खिलना मतलब खुश होना। अब ये सारे शब्द और मुहावरा आपको अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है, पढ़ना है और याद करना है, और इस मुहावरे का अपने वाक्य में आपको प्रयोग भी करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया है, बताओ तो सही तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताओ। मतलब यहाँ पे क्या मुद्दे दिए देखिए, फूल का नाम, मतलब आपको जो फूल पसंद है उसका आप नाम बताइए, उसके उपयोग और गंध के बारे में भी आपको बताना है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। मानिए कि मेरा प्रिय फूल है कमल, जो कि राष्ट्रीय फूल भी है। वो पीले रंग के, सफेद रंग के और कहीं कहीं नीले रंग के भी होते हैं। उनका उपयोग, अगर उपयोग का मुद्दा है तो हम क्या बता सकते हैं उसके उपयोग के बारे में, कि देवताओं के चरणों में और विशेष तौर पर महालक्ष्मी जो देवता है उन पर उनको वो अर्पित किए जाते हैं, और उनका जो डंडा होता है उसका मेवे की तरह भी उपयोग होता है। और जो गंध है, गंध के बारे में आप क्या बता सकते हैं कि कमल के फूलों की जो गंध होती है, सुगंध होती है, वो बहुत ही भीनी भीनी सी सुगंध होती है। मधुमक्खियों को कमल की गंध आकर्षित कर लेती है और मधुमक्खियां उसके रस से शहद बनाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। आगे खोजबीन में आसपास के पेड़ पौधों के नामों का वर्गीकरण करो, ऐसे हमें प्रश्न दिया है। छोटे पौधे, मध्यम पेड़ पौधे और बड़े पेड़, ऐसे आपको लिखना है। आपके आसपास में जो भी पेड़ हैं वो उनमें से आप निरीक्षण करके यहाँ पे आपको लिखना है कि छोटे पौधे कौन से होते हैं, मध्यम पौधे कौन से होते हैं और बड़े पौधे कौन से होते हैं। बाद में यहाँ पे सदैव ध्यान में रखो, प्रत्येक परिस्थिति का सामना हंसते हुए करना चाहिए। नीचे प्रश्न पहला दिया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रात में उन पर टिम्ब टिम्ब चांद भी, तो क्या आएगा वहां पे शब्द चमकता। एक ही सी टिम्ब टिम्ब है डालता, बिल्कुल सही, चांदनी। प्यार डूबी तितलियों के टिम्ब टिम्ब कतर पर, भौर काहे वेद देता टिम्ब टिम्ब तन, यहाँ पे आएगा शाम। यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर लिखो, इनके उत्तर आपको एक पूरे वाक्य में लिखने हैं। प्रश्न क्या क्या है देखिए, फूल किनको गोद में लेता है, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती, कौन एक सा बरसता है, और आखिरी सवाल है, फूल किसको रस पिलाता है। अभी कविता का भावार्थ आप समझ गए हैं, तो इसके आधार पर आपको
इन प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर भाषा की ओर निम्नलिखित वर्णों से, यहाँ पे हमें एक चित्र दिया गया है जिसपे कुछ वर्ण हमें दिखाई दे रहे हैं और इन वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। यह हमें दिया है। इस चित्र पर जो भी वर्ण लिखे गए हैं वहां से हमें समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द जो है उनकी जोड़ियां वो ढूंढकर यहाँ पर लिखनी है। उसके साथ ही उन शब्दों का आप अपने वाक्यों में प्रयोग करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।